हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 2022 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोग का बस लास्ट ही चल रहा है, हो सकता है आज कंप्लीट हो जाए। इसके पहले हम लोग 2023 और 2024 का भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देख ले, उससे बहुत सारी चीज़ों का रिविजन हो जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच में परस्पर क्रिया होता है। सभी को पता होना चाहिए कि जो प्रतिजन होता है, तो प्रतिजन किसको बोलते हैं? जो बाहर से आता है। तो हम लोग शरीर में क्या होता है? बाहर से आता है, उसको हम लोग प्रतिजन के रूप में बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, परजीवी हो सकता है, कोई भी विदेशी प्रोटीन, टॉक्सिन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब प्रतिजन होता है जो हमारे शरीर में आता है। जैसे हमारे शरीर में आता है, उससे रक्षा करने के लिए हम लोग प्रतिरक्षी तंत्र भी होता है, जिसके लिए एंटीबॉडी का निर्माण भी हम लोग शरीर में होता है। ये दोनों के बीच में परस्पर क्रिया करके क्या करता है? प्रतिजन को नष्ट करते हैं, प्रतिजन को रोकने का काम करता है। तो ये जो परस्पर क्रिया होता है, जब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन को किसके तहत, कौन से विज्ञान के तहत करते हैं तो उसको हम लोग सेलोलॉजी के तहत करते हैं। किसके तहत करते हैं? सेलोलॉजी के तहत करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे हीमेटोलॉजी, तो हीमेटोलॉजी किसको कहते हैं? हीमेटोलॉजी बेसिकली जब हम लोग रक्त से संबंधित अध्ययन करते हैं, तो हीमेटोलॉजी क्या है? तो रक्त संबंधित अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हीमेटो रक्त संबंधित अध्ययन, रोगों का अध्ययन। ठीक है, रोगों का अध्ययन को हम लोग रोगों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो हीमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर क्रायोबायोलॉजी का बोलेंगे, तो ये किसके अध्ययन को कहते हैं? तो जीवों के ठंडे तापमान पर जो जीवित रहने के लिए, जो जीवों को ठंडे तापमान में जीवित और कार्य का अध्ययन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठंडे ठंडे तापमान में रहने वाले जीवों का अध्ययन जो होता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? कार्डियोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, तो एंजियोलॉजी किसको कहते हैं? तो ये बेसिकली रक्त वाहिकाओं का अध्ययन। किसका? तो रक्त वाहिकाओं का अध्ययन। इसमें रक्त का फ्लो होता है, तो रक्त वाहिकाओं का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और बात करेंगे प्रतिजन और प्रतिरक्षा, या प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच में जो परस्पर क्रिया होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते थे? सेरोलॉजी के नाम से जानते थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं कुष्ठ रोग किसके कारण होता है। तो देखा जाए तो जब कुष्ठ रोग का बात करते हैं, तो कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो कुष्ठ रोग जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। कुष्ठ रोग एक प्रकार के क्या है? तो संक्रामक रोग है। कुष्ठ रोग अगर पूछा जाए तो ये एक प्रकार के क्या हो जाएगा? संक्रामक रोग है। ये भी ध्यान में रखना, इसलिए संक्रामक रोग भी पूछ देता है, तो ये एक प्रकार क्या है? संक्रामक रोग के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, तो इसको हम लोग ये भी ध्यान में रख सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रख सकते हैं, ये किसके द्वारा हो रहा है? तो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ये जीवाणु के द्वारा होने वाला। जीवाणु का अगर नाम पूछ दे तो कौन सा? लेप्रे बोलते हैं इसको। लेप्रे के नाम से जानते हैं। लेप्रे कौन सा जीवाणु का नाम जो है? लेप्रे के। इसमें क्या इंपॉर्टेंस होता है? कुष्ठ रोग कैसे? तो त्वचा पर धब्बा पड़ने लगता है, त्वचा पर घाव होने लगता है। ठीक है, नसों में भी नसों का क्षति होने लगता है, मांसपेशियों में कमजोरी देखने को मिलने लगता है। तो ये सब इसका हम लोग बोल सकते लक्षण देखने को मिलता है। ठीक, चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग एक जोड़ी है? मतलब दोनों को दोनों विषाणु जनित ही होना चाहिए, तो इसमें से कौन सा है बताना है। ये सबके बारे में हम लोग पहले जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एड्स। एड्स जो होता है, ये किससे होने वाला बीमारी है? तो एड्स जो होता है वायरस से होने वाला। वायरस को हम लोग क्या कहते हैं? विषाणु से होने वाला ये बीमारी है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये विषाणु जनित रोग है, विषाणु से होने वाला बीमारी है। सिफिलिस का बात करेंगे, तो सिफिलिस जो होता है ये बेसिकली जीवाणु से होने वाला बीमारी है, जीवाणु से। अब अगर खसरा का बात करते हैं, तो खसरा जो होता है विषाणु से होता है।
रेबीज भी जो होता है वो किससे होता है, विषाणु से होता है। ये सब इंडिकेट करके लिखिएगा लोग, जरूरी है, ठीक। वैसे ही अगर टेटनेस का बात करते हैं तो टेटनेस से जो बीमारी हो, टेटनेस किससे होता है, टेटनेस और टाइफाइड, ये दोनों के दोनों, टेटनेस और टाइफाइड एक ही साथ ले लेते हैं। टेटनेस और टाइफाइड दोनों के दोनों जो होता है वो जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। और काली खांसी और काली खांसी और क्षय रोग दोनों के दोनों क्या है, तो ये भी दोनों के दोनों जीवाणु जनित ही रोग है। ये भी दोनों के दोनों, मतलब इसमें जो है एड्स, खसरा और रेबीज, ये तीन जो है विषाणु से होने वाला रोग है। बाकी सिफिलिस हो गया, सिफिलिस हो गया, टेटनस हो गया, टाइफाइड हो गया, काली खांसी हो गया, क्षय रोग हो गया, जीवाणु से होने वाला रोग है। तो इसमें पूछा है कि दोनों के दोनों कौन विषाणु से होने वाला रोग है, तो ऑब्वियस है कि ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए इसमें दोनों क्या है, विषाणु से होने वाला रोग है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, एक है भूसा सुरुभ है। भूसा सुरुभा होता है या भूसा सुरुभ भी बोल सकते हैं। भूसा सुरुभा एक किस्म होता है। ये किसका किस्म होता है, तो भूसा सुरुभा जो किस्म होता है वो फूल गोभी का होता है। किसका होता है, तो ये हर एक का अलग अलग किस्म होता है। गेहूं का भी अलग अलग किस्म बहुत सारा होता है, मिर्च का भी अलग अलग। तो वैसे फूल गोभी का ये किस्म है भूसा 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 सुरुबा, ठीक। तो ये किस्म का याद रखना है। ये फूल गोभी का देखा जाता है कि उच्च गुणवत्ता वाला फूल गोभी होता है, जल्दी पकने वाला फूल गोभी होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें देखने को मिलता है। तो बस ये याद रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा होता है। देखिए, बिना निषेचन का पौधा मतलब निषेचन न हो और पौधे का निर्माण हो जाए। अब कोई बोलेगा ग्राफ्टिंग में भी होता है, प्रतिरोपण, तो ये दोनों में जो होता है असल में नए पौधे का तो निर्माण होता है, लेकिन एक का किसी का जड़ पहले से ही रहता है। इसमें कोई नया पौधा नहीं बनता है, इसका कोई जड़ रहता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, दूसरे पौधे का इसमें कनेक्ट कर देते हैं तना, और उसका गुण भी इसमें लेके आते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग और प्रतिरोपण में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई नया पौधा हम लोग नहीं बना देते, पहले वाला पौधा में एक नए पौधे का गुण उसमें समाहित कर देते हैं। तो ग्राफ्टिंग और प्रतिरोपण में ये देखने को मिलता है। लेकिन कायिक परिवर्धन ऐसा ऐसा एक तरीका है नए पौधे का निर्माण करने में, इसमें निषेचन घटना की कोई जरूरत नहीं है। कायिक परिवर्धन में क्या होता है कि कोई पत्ती, ठीक है, कोई पत्ती हो सकता है पौधे का, तना हो सकता है, जड़ हो सकता है, कोई भी एक हिस्सा लेकर क्या करते हैं हम लोग नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, बिना निषेचन के एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइकीमस, आगे बोला जा रहा है ट्राइटिकम, ट्राइटिकम एस्टिवम जो एक हेक्सा प्लोएड्स गेहूँ है, इसके गुणसूत्र कितने होते हैं वो बताया जा रहा है। हेक्साफ्लोराइड एक नाम दिया गया है। अब देखो इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 42। लेकिन ये जो गुणसूत्र रहता है किस हिसाब से रहता है, तो 7-7 के जोड़ा में रहता है। कितने, 7-7 के पेयर में रहता है। तो इस प्रकार से इसमें कितना, 7-7 का पेयर में कितना, तो 6 गो रहता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेक्साफ्लोराइड के नाम से जानते हैं। 7-7 का पेयर में तो 7-7-7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा ना। तो ये पूरा 42 गुणसूत्र इसमें देखने को मिलता है, लेकिन 7-7 का पेयर में रहता है। जैसे कि हम लोग के इंसान का गुणसूत्र कितने के, 2-2 को पेयर में रहता है, और टोटल कितना रहता है, 23 पेयर रहता है। इसमें टोटल कितना रहता है, 6 को पेयर रहता है, 2-2-4-2-6। इसलिए इसको हेक्सा प्लोएड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसमें टोटल जो गुणसूत्र होता है कितना होता है, 42 होता है, लेकिन 7-7 का जोड़ा में रहता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल क्या है। एडीए का मतलब क्या है, तो देखिए एडीए जो होता है, एडीए एडीए का पूरा नाम हम लोग लेते हैं एडेनो एडोनोसिन एडोनोसिन डी एमी डी एमिनेज डी एमिनेज डी एमिनेज एडिनोसिन डी एमिनेज इसको बोलते हैं। तो इसका पूरा नाम एडिनोसिन डी एमिनेज बोलते हैं। ये एक प्रकार के क्या है, तो ये एक प्रकार के इंजाइम होता है। ये क्या होता है, इंजाइम होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। ये इंजाइम जो होता है बेसिकली, इसमें ये इंजाइम का निर्माण कहाँ पे होता है, इस इंजाइम का निर्माण लिम्फोसाइड में होता है। क्या होता है, कहाँ पे होता है, लिम्फोसाइड में होता है, लिम्फोसाइट्स में होता है। लिम्फोसाइट हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें ही
एक पदार्थ का निर्माण तो जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट में ही होता है। लिम्फोसाइट दो प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं, एक टी लिम्फोसाइट, एक बी लिम्फोसाइट। इसमें बहुत सारे डिस्कशन भी हम लोग पहले से किए हैं, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र का भी निर्माण करता है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा 1 एंटीट्रेप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रेप्सिन एक प्रकार के क्या है, सबसे पहले ध्यान में रखना ये एक प्रकार के प्रोटीन होता है। ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार के प्रोटीन होता है, एक प्रकार का प्रोटीन है। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, पहले सबसे पहले ध्यान में रखना है। तो यही प्रोटीन क्या होता है, इसको एंजाइम भी बोलते हैं। ये एक एंजाइम भी होता है, एक एंजाइम भी है, ये एंजाइम भी है। ये प्रोटीन एक एंजाइम का भी काम करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। और ये बेसिकली करता क्या है, फेफड़ा का जो ऊतक होता है ना, उसको बचाने में मदद करता है, फेफड़े के ऊतक को नुकसान से बचाता है। ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, फेफड़ों के ऊतकों को बचाता है, ये फेफड़े के ऊतकों को बचाता है। अल्फा 1 एंटीट्रेप्सिन जो एक प्रकार के क्या होता है, एंजाइम होता है, बस ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्य करता है। इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो काम करता है किसके लिए काम करता है, तो मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यही हो जाएगा। ठीक, असल में हाइब्रिडो जो होता है एक तकनीक का नाम है, एक टेक्नोलॉजी का नाम है, जो दो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को मिलाकर एक नई कोशिका का निर्माण किया जाता है। हाइब्रिडोडोमा का बात करते हैं, तो हाइब्रिडोडोमा एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार की तकनीक है। ये क्या है, एक तकनीक का नाम है। तकनीक मतलब एक टेक्नोलॉजी का नाम है, जिसका काम क्या होता है, जिसमें दो अलग अलग कोशिकाओं को अलग अलग कोशिकाओं को मिलाकर एक नई कोशिका बनाते हैं, आकर एक नई कोशिका बनाते हैं। इसी तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडोडोमा के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो ये इसलिए करते हैं, इसमें इससे प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। इससे क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, जिसके लिए ये तकनीक अपनाया जाता है। ठीक, इसी को तो कौन सी ये प्रतिरक्षा तंत्र का संश्लेषण करता है, तो मोनोक्लोनल प्रतिरक्षा तंत्र का संश्लेषण करता है, बस यही ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी का करेक्ट ऑप्शन हो जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है। देखो मीथेन का जो उत्सर्जन होता है, मीथेन एक हानिकारक गैस होता है, जो हमारे लिए हानिकारक होता है। मीथेन का उत्सर्जन जो होता है, बेसिकली ये धान के खेत, पशु, दीमक, ये सबसे मीथेन का उत्सर्जन होता है। धान के खेत में किस कारण से, धान के खेत में पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है, और उसी पानी में क्या होता है, मीथेन का निर्माण होता है। पशु बहुत सारे चारा खाते हैं, चारा खाने वाले जो पशु होते हैं, उसके कारण उसमें क्या होता है, उनके शरीर में मीथेन गैस का निर्माण होता है। दीमक वगैरह जो होते हैं, लकड़ी वगैरह को काटते हैं, जो लकड़ी वगैरह को छेदा करते हैं, जिसके कारण उसमें भी क्या होता है, मीथेन गैस का निर्माण होता है। तो ये सब के कारण मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको सभी को पता ही होगा CO2, ज़्यादातर ये धुआं वगैरह से निकलता है। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, CO होता है। ज़्यादा धुआं, तो जिससे भी धुआं निकलता था, अभी से मृदा से तो नहीं निकलता है, जल से तो नहीं निकलता है, जल से तो निकलता ही नहीं, तो ये सब ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, फिर बच क्या गया, वायु। तो ऑब्वियस है कि वायु में पाया जाता है। इसलिए कहीं पर भी गाड़ी वगैरह चलता है तो उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कहीं पर भी आग वगैरह जलता है जिससे धुआं निकलता है, वो उसमें भी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो ये वायु प्रदूषक है। क्या है, वायु प्रदूषक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ही द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये जैव आवर्धन होता क्या है। देखो जैव आवर्धन
उसको बोलते हैं जिसमें जीवित प्राणियों में विषाक्त पदार्थ का संचयन करता है। जो जीवित प्राणी विषाक्त पदार्थ का संचयन करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। लिख सकते हैं जीवित प्राणियों में विषाक्त मतलब होता है जहरीला, विषाक्त पदार्थों का संचयन जैव आवर्धन कहलाता है। कोई जीवित प्राणी है उसमें जहरीली पदार्थ का संचयन करके रखता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव आवर्धन के नाम से जानते हैं। हमको पता है, इसके पहले में हम लोग पढ़ चुके हैं जो डीडीटी होता है। बेसिकली डीडीटी का बात करेंगे तो डीडीटी क्या होता है, छिड़काव किया जाता है। ये कीटनाशक होता है कीटों को मारने के लिए। क्या होता है, जल में चला जाता है। जल में जब भी मिलता है तो जल में मिलने के बाद ये क्या होता है, उसके साथ साथ ये पेड़ पौधों में चला जाता है। जो हम लोग जो भी फसल उगाते हैं उसमें चला जाता है। और वही चीज़ हम लोग खाते हैं तो हम लोग के इंसान के शरीर में भी ये डीडीटी आ जाता है। तो हम लोग शरीर में एक जीवित प्राणी होकर भी हम लोग के शरीर में ये है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव आवर्धन के नाम से जानते हैं। पारा भी होता है। पारा कैसे होता है, तो पारा क्या होता है, पारा बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह से यूज करके पानी को क्या करते हैं, नदियों में बहा देते हैं। जब नदियों में बहाया जाता है तो उस पानी में क्या होता है, पारा की मात्रा होता है। वही पारा क्या होता है कि उसमें रहने वाले जीव जंतु उसको खाते हैं। और जब उसी मछली वगैरह को हम लोग जब खाते हैं तो हम लोग के भी शरीर में आ जाता है। ये भी जीवित प्राणियों के में क्या होता है, स्टोर करके रखा जाता है, इसलिए इसको जैव आवर्धन के नाम से जानते थे। ये दोनों का दोनों होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो धार्मिक प्रदूषण, जो रेडियो पदार्थ होता है उससे जो प्रदूषक होता है, उस प्रदूषक के होने वाले जो बीमारी होता है वो कौन सा बीमारी होता है, जीन उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। जीन उत्परिवर्तन आप लोग पहले से ही पता है कि जीन अचानक से किसी के कोशिकाओं में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें कोई ना कोई चीज़ दिक्कतें देखने को मिलता है। यह हो सकता है उसका बनावट अलग तरीका का हो जाए, तो सब क्या होता है, किसके कारण होता है, जीन उत्परिवर्तन के कारण। जीन उत्परिवर्तन किसके कारण होता है, तो रेडियोधार्मिक पदार्थ के कारण होता है। जब उसके माता के शरीर में रेडियोधार्मिक पदार्थ का एंट्री होता है जिसके कारण उसमें हो सकता है विकलांगता उत्पन्न आ जाए। जो विकलांग हम लोग देखते हैं, विकलांग बच्चा जन्म ले लेता है, किसी का आँख सही से नहीं जाता है, किसी को बच्चे से सुनाई नहीं देता है, तो इसमें जीन उत्परिवर्तन हो जाता है। और किसके कारण होता है, रेडियोधार्मिक पदार्थ जो प्रदूषक जो होता है वो उसके शरीर में जाने के कारण ऐसा देखने को, मतलब माता के जो शरीर में जाता है तो उसके कारण ऐसा देखने को मिलता है। बात समझ में आया। जीन उत्परिवर्तन होता है, कैंसर का भी बीमारी होता है, इससे प्रजनन क्षमता में समस्या देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलता है किससे, रेडियोधार्मिक प्रदूषक के कारण। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरोइन, हीरोइन क्या है। बेसिकली हीरोइन सभी को पता ही होगा कि हीरोइन जो होता है एक नशीला पदार्थ होता है। हीरोइन क्या होता है, तो एक नशीला पदार्थ होता है। तो हम लोग इसको बता सकते हैं। अच्छा, इसके पहले वाला क्वेश्चन का आंसर कौन सा छोड़े हैं, कोई आंसर छोड़े क्या हम। हाँ, हीरोइन के बारे में ये भी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो हीरोइन एक क्या होता है, सबसे पहला ध्यान में रखना है कि ये एक नशीला पदार्थ होता है। नशीली दावा भी बोल सकते हैं, नशीली दावा है जो कि किससे बनाया जाता है, तो ये मॉर्फिन से बनता है। किससे बनता है, मॉर्फिन से बनता है। तो ये मॉर्फिन से बनता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है, तो रासायनिक नेम क्या होता है, तो डाई एसिटाइल एसिटाइल डाई एसिटाइल मॉर्फिन के नाम से जानते हैं। डाई एसिटाइल मॉर्फिन के नाम से जानते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन था जिसको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा। हम लोग पता है कि डीएनए जो होता है, डीएनए में दो प्रकार के शर्करा होता है, डीएनए और आरएनए। क्या होता है, डीएनए, तो डीएनए में जो शर्करा होता है वो कौन सा शर्करा होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है।
राइबोज शर्करा पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा इसमें पाया जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं किसका, आरएनए में, तो आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो राइबोज शर्करा होता है, राइबोज शर्करा होता है। ये जो दोनों शर्करा होता है ये किस शर्करा से बनता है, कौन सा शर्करा से ये दोनों शर्करा हम लोग को प्राप्त होता है, तो ये दोनों शर्करा जो होता है, तो दोनों शर्करा जो होता है यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, तो दोनों शर्करा किससे बनता है, तो पेंटोसिस जो होता है उसी से दोनों शर्करा, इसमें 5 कार्बन का होता है इसलिए इसको हम पेंटोसिस के नाम से जानते हैं। दोनों शर्करा को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटोसिस को नाम से जानते हैं। पेंटोसिस तो ये हो गया, पेंटोसिस ये भी हो गया राइबोज, और एक हो गया डीऑक्सीराइबोज। और भी अलग प्रकार के पेंटोसिस पाया जाता है, जाइलोज भी पाया जाता है, अरेबिनोज भी पाया जाता है, लेकिन हम लोग अभी डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ते हैं, इसमें 2 ही प्रकार के शर्करा यूज होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा, ठीक, जिसको हम लोग पेंटोसिस के नाम से जानते हैं। हम लोग पता है कि शर्करा का यूज होता है जब भी हम लोग डीएनए और आरएनए का, इसमें सबसे छोटा जो चेन बनता है किसका किसका बनता है, शर्करा होता है, उसके बाद फास्फोरस समूह होता है, उसके बाद नाइट्रोजनी क्षार होता है। तो यही 3 आपस में क्या होता है, जुड़ते जुड़ते एक बार सा चेन बनाता है जिससे डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। बेसिकली वही चीज़ पूछा था, इसमें जो शर्करा यूज होता है दोनों को, दोनों किससे रहता है, कौन सा शर्करा रहता है, तो पेंटोसिस शर्करा से बनता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था, वही होता है डीएनए का सबसे छोटा जो अणु होता है उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और न्यूक्लियोटाइड में ही क्या होता है, शर्करा होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनी क्षार देखने को मिलता है। तो जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था किसके द्वारा देखा जा सकता है, इसको देखने के लिए मान लो कि डीएनए तो बहुत छोटा सा अणु होता है ना, तो डीएनए के छोटा सा अणु में हम लोग कैसे पता चला कि इसमें शर्करा होता है, क्षार क्षार होता है और फॉस्फेट समूह होता है, तो ये किसके द्वारा देखा जाता है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा देखा जाता है। तो ये एक तरीका होता है, एक्सरे किरण डाल के, वो रे डाल के उसको देखा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को समझा जाता है देखकर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। जब डीएनए को 1 बिलियन में डुबाते हैं, और बिलियन कितना डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए, 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए, तो क्या होता है। जब डीएनए को 1 बिलियन, मान लो कि 1 बिलियन है, इस बिलियन का टेम्परेचर कितना है, इस बिलियन का टेम्परेचर 82 से 90 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो जैसे इसमें डीएनए को डालेंगे, तो हमको पता है कि डीएनए जो होता है डबल रज्जु से, डबल रज्जु स्टेन होता है, डबल रज्जु इसमें देखने को मिलता है, तो द्विकुंडली इसको बोलते हैं। तो ये द्विकुंडली होता है, तो ये क्या होता है, जैसे इसके विलयन में डालेंगे तो ये द्विकुंडली बीच से ये क्या हो जाता है, टूट जाता है, विखंडित हो जाता है। जब ये टूटने की घटना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विकुंडलन के नाम से, विकुंडलन के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, विकुंडलन के नाम से जानते हैं। तो ये जो टूटता है, तो इसी टूटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विकुंडलन के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आया। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे। आज इसी के साथ हम लोग 3 साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, पहले ही बताए थे। अब इसके बाद जो होगा बायोलॉजी का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं आएगा, एक वीडियो आएगा जो कि उसमें सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इंडिकेट किया जाएगा, बताया जाएगा, और एक सब्जेक्टिव वीडियो आएगा जिसमें आपको सारे उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया जाएगा कि कौन कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये 2 वीडियो आप लोग को बायोलॉजी को आगे देखने को मिलेगा। और मैथ का डायरेक्ट हम बोल दिए कि मैथ क्लास हमेशा चलते रहेगा, सब्जेक्टिव का अभी लाइन बाय लाइन उसका वीडियो आते रहेगा। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।